हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो रेबल का मतलब होता है विद्रोह। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी क्या डिमांड थी जिसे ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे शी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि जो झांसी की रानी थी, इनके जो हस्बैंड थे, जो राजा थे झांसी के, उनकी तो डेथ हो गई थी, तो इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कंपनी से ये डिमांड करी कि मेरा जो गोद लिया हुआ बेटा है वो उत्तराधिकारी बने, वो अगला राजा बने। और ये जो डिमांड थी इसको मना कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कंपनी के द्वारा, और इसे मना कर दिया गया था कि नहीं, क्योंकि ये आपका अपना बेटा नहीं है, इसको तो आपने गोद लिया है, तो अब आपका जो अगला जो राजा ये नहीं बन सकता। तो कंडीशन अब ये हो गई थी कि आपका हस्बैंड तो मर चुके हैं जो कि राजा थे, तो अब आपका जो ये राज्य है झांसी, उसे ब्रिटिश कंपनी अपने अंडर ले लेगी। यानी उन्हें झांसी की रानी से वो छीन लेना चाहती थी और ये अपील कर रही थी कि नहीं, मेरे इस गोद लिए हुए बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाओ। तो इसे मना कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। यानी कि उस समय में जो लोग क्रिश्चियनिटी में आ जाते थे उनको क्या प्रोटेक्शन देती थी ब्रिटिश कंपनी, यानी ब्रिटिश कंपनी उनको क्या सहूलियत देती थी, उनकी कैसे देख रेख करती थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द इंडियंस हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वर अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। यानी कि उस समय पर जो इंडियंस क्रिश्चियनिटी अपना लेते थे उनको यह अधिकार था कि वो अपने जो पूर्वज है, जो बुजुर्गों की जो संपत्ति है, उसको वो ले सकते थे, वो उनके उत्तराधिकारी बन जाते थे। तो ये अधिकार उनको मिल जाता था अगर वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते थे उस समय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, What objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? तो कार्ट्रेजेस का मतलब होता है कारतूस। जैसे गोलियां होती है ना, बंदूक की गोलियां, तो उस टाइम पर काफी लंबी बंदूक होती थी, हैवी और लंबी बंदूक, और उसके अंदर बड़ी बड़ी कार्ट्रेजेस, बड़ी बड़ी ये बंदूक की गोलियां डाली जाती थी, और उनको बंदूक में डालने से, राइफल में डालने से पहले मुंह से छिलना पड़ता था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो सिपाही थे, जो सिपाही थे अंग्रेजी कंपनी के, उनके जो आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे, उनको क्या ऑब्जेक्शंस थी, उनको किस बात से परेशानी हो रही थी, आखिर उन बंदूक की गोलियों में ऐसा क्या था, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। यानी वो जो बंदूकें आई थी, ये इस तरीके की बंदूकें ये ब्रिटिश कंपनी लेकर आ गई थी जिसमें या तो गाय की चर्बी मिक्स होती थी या फिर सूअर की चर्बी मिक्स होती थी। अब दिक्कत ये थी कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र एनिमल था, तो वो उसको पवित्र मानते थे। उनको ये गुस्सा था कि हम जिसको हम माता कहते हैं, जो हमारे लिए पवित्र है, उसकी चर्बी तुमने इसमें मिला दी गोली के अंदर, वो भी हमें मुंह से काटनी पड़ेगी। तो वो इसलिए भड़क गए। और जो मुस्लिम्स थे वो पिग को, यानी सूअर को अपवित्र कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते थे कि आपने सूअर की चर्बी इसमें मिला दी है, वो तो हमारे लिए अशुद्ध है, अपवित्र है, तो उसको हम मुंह से कैसे काट सकते हैं, वो हमारे लिए बुरा है। तो दोनों ही भड़क गए, हिंदू सिपाही भी और मुस्लिम सिपाही भी। द यूज ऑफ दीज थिंग्स वर अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये जो चीज़ें थी कि गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी वाली गोलियों को पहले मुंह से काटना पड़ेगा, ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे जो कि हर्ट हो रहे थे, इनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उसके अगेंस्ट था, उसके विरुद्ध था। सो द सिपाहीज फ्रॉम दीज रिलीजन्स ऑब्जेक्टेड। तो हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये जो नई गोलियां आई हैं ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगी, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उन्होंने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। यानी जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसके जीवन के जो आखिरी वर्ष थे वो कैसे बीते। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर स्पेंट द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन द जेल इन रंगून इन प्रेजेंट डे म्यांमार। यानी कि जो लास्ट आखिरी जो मुगल एम्परर था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसके जीवन के आखिरी साल बीते थे रंगून की जेल में।
रंगून, जो आज के समय पे जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया था, उसके बच्चों को बेटों को मार दिया था और इसको बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया था। देयर ही डाइड इन नवंबर 1862, जहां पर 1862 नवंबर में उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर May 1857। अब ये तो हम जानते हैं कि 1857 में एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था, एक आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि मई 1857 से पहले, यानी जब तक कि विद्रोह अभी नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश रूलर्स, ये बड़े कॉन्फिडेंस में थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं इंडिया में, हमें तो कोई हिला नहीं सकता, कोई विद्रोह नहीं होगा, हम मतलब यहाँ पर बिल्कुल आराम से राज करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस इनके अंदर क्यों आया हुआ था, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे सपोज दैट द इंडियन सोल्जर्स आर फेथफुल टू देम, दे आर वेरी लॉयल सर्वेंट्स। वो ये मानते थे कि जो भारतीय सोल्जर थे उनकी आर्मी में, वो बहुत ही वफादार थे उनके प्रति, और वो ये भी मानते थे कि जो भारतीय नौकर होते हैं, यानी भारतीय सिपाही कह लीजिए, किसी प्रकार से जो भारतीय होते हैं, वो बहुत लॉयल सर्वेंट्स होते हैं, बहुत ही आज्ञाकारी सेवक होते हैं, तो ये हमारे विरुद्ध तो कभी विद्रोह नहीं करेंगे, वो ये मानकर बैठे हुए थे। सेकेंड पॉइंट, दे न्यू दैट द मैनी ऑफ द किंग्स एंड जमींदार्स आर देयर सपोर्टर्स। और वो ये भी जानते थे कि भारत में बहुत से राजा और बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो कि उनके सपोर्टर्स हैं, तो उनको ये लगा ही नहीं था कि हमारे विरुद्ध कभी कोई विद्रोह हो सकता है। थर्ड रीजन, बिफोर 1857 they had won many wars and suppressed many revolts successfully। 1857 से पहले भी ब्रिटिश ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी और बहुत सारे विद्रोहों को दबा दिया था। सप्रेस मतलब दबा दिया था सक्सेसफुली। सो दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो उनको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बड़ा विश्वास था कि अगर कभी छोटा मोटा विद्रोह हो भी जाएगा तो हम अपनी मिलिट्री के दम पर उसको दबा देंगे। लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ वो इतना भड़क गया, वो इतना फैल गया कि इनके लिए उनको संभालना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर्स सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को, या उस समय पे जो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे रिबेलियंस, उनको जब बहादुर शाह जफर ने अपना सपोर्ट दिया और कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो, तो उस समय पर जो लोग थे, जो आम जनता थी, जो रूलिंग फैमिलीज थी, यानी राजा और राजा के जो परिवार थे, इन लोगों पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा जब बहादुर शाह जफर ने भी इस आज़ादी के विद्रोह को अपना समर्थन दिया। तो फर्स्ट इंपैक्ट देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा आम लोगों पे, राजाओं पे और उनकी फैमिलीज पे। People became greatly inspired by the news that बहादुर शाह जफर had supported the rebels। यानी कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए इस खबर को सुन के कि बहादुर शाह जफर ने जो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अपना समर्थन दिया, अपना सपोर्ट दिया। They saw a ray of hope to throw out और द ब्रिटिश रूल, और उनको एक आशा की किरण नजर आई कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को, इन ब्रिटिश रूल को अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। उनके अंदर ये जोश भर गया। सेकंड, मोस्ट ऑफ द रूलिंग फैमिलीज हैड लॉस्ट देयर टेरिटरी अंडर डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से बहुत से ऐसे राजा थे, बहुत से ऐसे अमीर जमींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, अपने राज्य को खो दिया था इन अंग्रेज़ों के हाथों। They hoped that the British would be defeated and they would get back their territory। तो अब इन लोगों को ये आशा हो गई थी कि जो ब्रिटिश कंपनी है ये हार जाएगी और अपने देश वापस चली जाएगी और हमारे जो खोए हुए राज्य हैं, हमारी जो खोई हुई ज़मीनें हैं, वो हमें वापस मिल जाएगी। इसलिए जो रूलिंग फैमिलीज थी, जो राज परिवार के सदस्य थे, जो बड़े अमीर लोग थे, ज़मींदार टाइप थे, उन्होंने भी इसका फिर समर्थन करना शुरू कर दिया। वो भी जोश में भर गए थे जब उन्होंने ये सुना कि बहादुर शाह जफर सपोर्ट में आ गया है इस आज़ादी की लड़ाई के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। यानी कि इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जो अवध में जो विद्रोह हो रहा था, जो विद्रोह करने वाले लैंड ओनर्स, यानी कि ऐसा हुआ था कि अवध में भी जो बड़े बड़े जमींदार थे वो भी ब्रिटिश सरकार के विरोध में उतर आए थे। तो क्वेश्चन अब ये पूछा गया है कि उनके सबमिशन के लिए, उनको दबाने के लिए ब्रिटिश सफल कैसे हो गए। ब्रिटिश ने जो अवध में जो बड़े बड़े जमींदार विद्रोह कर रहे थे, इस विद्रोह को कैसे कुचल दिया, कैसे दबा दिया, इसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए वो हमें बताना है।
तो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश ट्राइड एंड हैंग्ड मैनी नवाब्स एंड राजाज, दिस स्प्रेड द टेरर। तो ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे नवाबों को, बहुत सारे राजाओं को फांसी पर लटका दिया, जिसकी वजह से हर तरफ डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। सेकंड, द ब्रिटिश अनाउंस दैट द लोअर लैंड होल्डर्स would be allowed to continue enjoy traditional rights over their lands। और ब्रिटिश ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जो भी जमींदार उनके लिए वफादार रहेंगे, ब्रिटिश के प्रति वफादार रहेंगे, वो जितने उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो उनके पुराने अधिकार चलते जा रहे थे, वो कंटिन्यू रहेंगे, उनके लिए उनको छीना नहीं जाएगा, और उनके जो अधिकार थे अपनी ज़मीनों के ऊपर, वो ज़मीनें भी उनकी रहेंगी, उनके अधिकार बने रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने वफादार जो लैंड होल्डर्स थे उनके लिए ये अनाउंसमेंट कर दी थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि कई लोगों को, कई राजाओं को, कई नवाबों को मार दिया गया, और यह अनाउंसमेंट हो गई कि जो हमारे वफादार जमींदार है उनको कुछ नहीं किया जाएगा। तो जो बचे हुए और भी जमींदार हो गए, उन्होंने सोचा होगा कि अब भी विद्रोह हम क्यों कर रहे हैं, हम भी इनके साथी हो जाते हैं तो ये कम से कम हमें छोड़ तो देंगे। तो ये एक तरह से ये मेंटली गेम खेल रहे थे उनके साथ। थर्ड पॉइंट, those who had rebelled were told that if they submitted to British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और अनाउंसमेंट करी कि ऐसे जो नवाब है, ऐसे जो राजा हैं, जिन्होंने अगर विद्रोह किया भी है, लेकिन अगर वो अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देते हैं, लड़ाई से मना कर देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज को नहीं मारा होगा, तो उस केस में वो सेफ रहेंगे और उनके जो अधिकार थे अपनी ज़मीनों पे वो बने रहेंगे, और उनसे उनकी ज़मीनें, उनकी ज़मींदारी छीनी नहीं जाएगी। तो इन तरीकों से ये जो पूरा विद्रोह चल रहा था अवध के अंदर, यहाँ अवध के अंदर, उसको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, कुचल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लेकर आए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला पॉइंट, द रूलिंग चीफ्स वर एश्योर्ड ऑफ देयर टेरिटरी। अब इसके बाद कहा गया, भैया ऐसा है, जितने भी राजा लोग हैं अब आपसे आपके राज्य छीने नहीं जाएंगे। और जैसे पहले हुआ था झांसी की रानी के साथ, क्या उनका हस्बैंड मर गया, राजा मर गया, बेटा अपना नहीं था, तो उनका राज्य छीनने की कोशिश की गई और उनको फिर लड़ाई हुई। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके राज्य आपसे छीने नहीं जाएंगे। लेकिन टैक्स तो ये बाद में पूरा वसूलते थे और बहुत ज़बरदस्त टैक्स वसूलते रहे। बस कुछ चीज़ों में इन्होंने भारतीय राजाओं और जमींदारों को थोड़े से इन्होंने कंसेशन दे दिया, रियायतें दे दी। सेकंड पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ सन एज हायर वॉज अलाउड, यानी उसके बाद ये भी अलाउ कर दिया गया कि अगर आपका अपना बच्चा नहीं है और अगर आप कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, कोई बेटा गोद ले लेते हैं, तो अगर ये राजा मर भी जाता है तो उसके बाद वो जो एडॉप्टेड सन है वो राजा बन सकता है। तो वो जो झांसी की रानी के समय पे प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि डर गए थे कि बाद में दोबारा ऐसा कभी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा एडॉप्टेड सन भी राजा बन सकता है। थर्ड, proportion of Indian soldiers in the army was reduced and that of European was increased। अब उस समय तक क्या था, 1857 तक जो इंडिया की आर्मी इन्होंने बनाई थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने, उसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद इन्होंने इंडियंस की संख्या कम करनी शुरू कर दी और यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इन आर्मी प्रोपोर्शन ऑफ गोरखास, सिख्स एंड पठान वॉज इंक्रीज। और उसके बाद जो भारत की जो फौज थी या भारत की जो आर्मी इन्होंने बनाई थी, उसमें इन्होंने गोरखा को, सिखों को और पठानों को ज़्यादा बड़ी संख्या में भर्ती करना शुरू कर दिया, यानी इनकी संख्या उन्होंने अपनी आर्मी में बढ़ा दी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टम्स, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन। और इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने भारतीयों के कस्टम्स को, उनके रिलीजियस को और सोशल प्रैक्टिस जो उनकी थी, यानी जो भारत के रीति रिवाज थे भारतीयों के, उनके जो ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, जो त्यौहार वगैरह वो बनाते थे, जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, उसकी एक रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी कि ठीक है हम इसको नहीं छेड़ेंगे। पहले क्या गलती की थी उन्होंने, वो गोलियां ऐसी ले आए जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे जो हिंदू सिपाही और मुस्लिम सिपाही थे वो भड़क गए। तो अब इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एक पॉइंट और देखते हैं, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड देयर राइट्स ओवर लैंड्स। इसके बाद 1857 के बाद जो जमींदार लोग होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी जो ज़मीनों के ऊपर उनके अधिकार थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई कि अब आपसे आपकी ज़मीनें छीनी नहीं जाएंगी। इस तरह की पॉलिसी उन्होंने बदलाव किया 1857 के रिबेलियन के बाद।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।